So globalization, it means integration or interaction of three things: the people, the culture, the companies, the government on a large scale. जब एक कंट्री के पर्सन, सिटीजन्स दूसरी कंट्री के सिटीजन से या फिर अदर कंट्रीज या कंपनीज के साथ इंटरेक्शन करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली किया क्या जाता है, यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से या कल्चर के पर्सपेक्टिव से नहीं, वाइडन बेसिस पे इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो है हम वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं. सो एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 2 में there is a topic that the impact of the globalization on the Indian villages. So in this particular video series we will try to understand what is the globalization and what are the various factors related to the globalization. So let me introduce globalization. It includes these factors and आपको इसके साथ ही बता दूं कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसमें कि आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, हेडिंग सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे आपका आंसर अपीलिंग लगता है. कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट आपको अपीलिंग शो करना है अपने आंसर को एंड वेरियस एग्जांपल्स को सेट ऑन करना है, जिससे कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो. इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है. सो ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली किया क्या जाता है, ग्लोबलाइजेशन में हम वेरियस पर्सपेक्टिव से दूसरी कंट्रीज के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली बात आती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि एक कंट्री अपनी प्रैक्टिसेस को जो वो इकोनॉमिक लेवल पर कर रही है दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाती है. फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म ये कहाँ पाया जाता था, कैपिटलिज्म पाया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज. बेसिकली अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँ तो यूएस का मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ. अब यूएस ने अपने इस कैपिटलिज्म की प्रैक्टिस को किस तरीके से बाकी कंट्रीज तक फैलाया है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द ग्लोबलाइजेशन. जब आप ग्लोबली लेवल पर दूसरों के साथ जुड़ते हो तब आप जो है अपने एरिया से बढ़ के अपने एरिया से ऊपर की तरफ जो है जाते हो. अब नॉर्मल अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम एक लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक अपने एरिया से बढ़ के दूसरे के एरिया में जा रहे हैं. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट, और उससे आप इक्वली रिलेट भी कर पाओगे, दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब कोई अदर फॉरेन कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट मतलब कि पैसा लेके आती है, कैपिटल लेके आती है, दैट इज कॉल्ड एज द एफडीआई. एंड व्हाई इट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. कि इकोनॉमिक लेवल पर फाइनेंशियली या पैसे के हिसाब से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. नेक्स्ट आता है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जैसे हमें पॉजिटिव पॉइंट्स प्रोवाइड करवाता है, इन द सेम सेंस इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग अस द नेगेटिव पॉइंट्स. So it is basically the positive point and this is going to be a negative point. Inequitable distribution, why? Because western countries उन्होंने वर्ल्ड के ऊपर कोलोनाइजेशन या अदर, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पहले हुआ था, रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज्यादा थे, सो दैट्स व्हाई उनको एक एज मिल गई थी बाकी कंट्री से एंड उन्होंने उसको मेंटेन भी किया है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ग्लोबली जब आप दूसरों से जुड़ रहे हो तो आपको एक सुपीरियोरिटी या आप सुप्रीम रहने वाले हो, दैट इज बेसिकली द नेगेटिव पॉइंट रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. इसके साथ साथ ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये इंटरडिपेंडेंस बढ़ा देता है कि एक कंट्री अपनी किसी भी तरीके की डिमांड्स और सप्लाई को फुलफिल करने के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होती है. फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है इंडिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता था एंड इंडिया फार्मा के सेक्टर में अगर बात की जाए तो फूड फार्मा प्रोडक्शन में या इस इंडस्ट्री में इंडिया बहुत ही बाकी के वर्ल्ड की कंट्री से बहुत ही अच्छा कर रहा है. तो उस टाइम पे हमने वर्ल्ड को आगे बढ़कर हेल्प करी एंड दिस हेल्प, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी दिस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. एंड ये इंटरडिपेंडेंस क्यों आई है, जो हमारे पास कम है हम बाहर से ले सकते हैं, जो बाहर कमी है तो हम वहां भेज सकते हैं. तो दैट इज बेसिकली द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. In the same sense, when you are producing for not only for you but for the world, तो आप large scale पर प्रोड्यूस करते हो and that large scale is considered as the economies of the scale. And why it is possible? Because of the globalization. So these are basically the aspects of the economic globalization. Now economic globalization को आपने समझ लिया है. हम आते हैं अब सेकंड पॉइंट पे, that is basically the cultural globalization.
कल्चर ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, अब आपने देखा होगा ग्लोबलाइजेशन कि आप ग्लोबल कर रहे हो बट विद द लोकलाइजेशन. सो इसका बेस्ट एग्जांपल व्हाट आई कैन कोट इज so what I can quote is related to the K-pop. So here you can see कि इन्होंने अपने लोकलाइजेशन, अपने लोकल बैंड को वर्ल्ड तक पहुंचाया है. एंड इन द वर्ल्ड रेयर टू रेयर पर्सन होंगे जिन्हें कि के पॉप जो है, इनके जो म्यूजिक है, इनका जो आर्ट है, इनका जो कल्चर है वो उनको प्रभावित ना कर रहा हो. सो दिस इज बेसिकली कि आप कल्चरली लेवल पर किस तरीके से अपने कल्चर को बाकी के वर्ल्ड में जो है फैला रहे हो. सो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज द डिजिटल ग्लोबलाइजेशन. सो आप सबको पता होगा कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनकी पेरेंट कंपनी कौन है या वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो यूएस से बिलोंग करते हैं. बट उनका जो मार्केट रीच है, उनको जो यूज करने वाले यूजर्स हैं वो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कॉर्नर से जो है अटैच होते हैं. आप अपने एरिया में बैठे हुए वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के किसी भी पर्सन के साथ जो है कनेक्शन बना सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द डिजिटल ग्लोबलाइजेशन. सो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है तभी हम जो है आगे बढ़कर आ सकते हैं. अब मुझे आप ये बताइए कि ग्लोबलाइजेशन, दैट इज बेसिकली माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है ये इंडियन विलेजेस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है. अब इसके आगे ये किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बट ये क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसका मुझे आंसर दो कि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो जनरेट हो. उसके बाद हम ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट द फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन. तो व्हेन अदर कंट्रीज दे आर प्रोवाइडिंग अस अ मार्केट, मीन्स कि हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद हम दूसरी कंट्री की मार्केट में जाके उसको जो है सेल कर सकते हैं. सो दैट बेसिकली परचेजिंग एंड सेलिंग वाला जो मार्केट प्रोवाइड करवाता है, दैट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन. क्यों? क्योंकि जहां मार्केट होगी वहां आपका बाइंग एंड सेलिंग होगा, और जहां बाइंग एंड सेलिंग होगा वहां रेवेन्यू जनरेशन होगा. एंड जैसे ही रेवेन्यू जनरेशन होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप वर्ल्ड के साथ, ग्लोबल विलेज के साथ जो है जुड़ रहे हो. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ज्योग्राफिकल. सो ज्योग्राफिकल बेसिस पे, जैसे कि एचबी वीजा का आपने नेम सुना होगा कि एचबी वीजास जो हैं वो ग्रांट किए जाते हैं. अब यहाँ जस्ट मैं आपको प्रोसेस समझा रही हूँ. अब ये हमारे कल्चर या हमारे विलेजेस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में. बट ज्योग्राफिकली जब एक कंट्री के सिटीजन इजीली कैन माइग्रेट टू द अदर प्लेस एंड वो वहां सेटल डाउन हो सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ये जो भी परमिशन एग्जाम्पशंस जो भी दी जाती है, दैट इज बेसिकली कंक्लूडेड अंडर द ज्योग्राफिकल ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट एंड लास्ट वन बचता है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. सो आपने पता होगा कि G20 की समिट हो रही है, बाकी की कंट्रीज आ रही हैं, वहां पे मिल रही हैं, अपनी बातें वहां पे शेयर कर रही हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. ऐसे ही यूएन, यूनाइटेड नेशन, अब यूनाइटेड नेशन क्या है, इट इज प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन टू द कंट्रीज एंड वो वर्ल्ड में जो है कंट्रीज को मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली द पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, कि अगर आपको किसी भी तरीके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकल बेसिस पे या अदरवाइज किसी भी तरीके की अगर आपको कोई आइडियाज चाहिए, आपको कोई व्यूज चाहिए एंड किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, बाकी की कंट्रीज आइडियोलॉजिकल बेसिस पे आपको कैसे हेल्प कर सकती है, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. जैसे कि आप सबको पता होगा रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, तो यूएनएससी में भी वोटिंग करवाई गई, पूछा गया कि बाकी कंट्रीज का उसके ऊपर क्या स्टैंस रहा है, तो उसको फेवर में कौन है, अगेंस्ट में कौन है, सो दैट कि जो कि कल्प्रिट है या जो विक्टिम है उसको हेल्प कर सके, जो कल्प्रिट है उसके अगेंस्ट जो है एक्शन ले सके. सो उस तरीके से जब सब कंट्रीज मिलकर एक विलेज या एक कोर बनकर काम कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. सो दिस इज इट रिलेटेड टू द टुडे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ दिस ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग द इंडियन विलेज. सो आज का बड़ा ही बेसिक था वीडियो, बट नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज कि इंडियन विलेजेस को हम क्या देख पा रहे हैं कि क्या उसने हमारे कल्चर को खराब कर दिया या किस तरीके की चीजें चली आ रही हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे.